नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पे। आज हम जैसे कि आप जानते हैं कि हमने साइंस की एक सीरीज चला रखी थी, उसमें हमने प्रोटीन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं फैट यानी वसा। वसा ठीक है। वसा बात करते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। मैंने आपको प्रोटीन पढ़ा दिया, उसके अंदर बता दिया उसका क्या क्या फंक्शन होता है, वो क्या क्या काम करता है, वो क्या क्या होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इस श्रृंखला में आगे बात करते हैं आज वसा। क्या है वसा? ठीक है। मैंने प्रोटीन में आपको बताया था कि प्रोटीन कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। बस इसमें कुछ अलग नहीं होता, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होता और बाकी सब सेम होता है। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन इसमें कार्बन है ना, वो एक से ज्यादा होते हैं। मतलब कार्बन इज ग्रेटर देन 1। कार्बन इज ग्रेटर देन। ठीक है। क्या होता है कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का बना एक यौगिक होता है। ठीक है। जब प्रोटीन बर्न होती है तो कुछ हमें ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार जब फैट बर्न होता है तो हमें 9.3 की कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। लेकिन जब 1 ग्राम वसा को हम जलाते हैं, 1 ग्राम वसा जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, अपने शरीर में डाइजेस्ट होती है, पचती है, तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन हम पूरे दिन में इतनी ज्यादा वसा नहीं खा पाते। उसके भी कुछ कारण है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं खाते हम इतनी ज्यादा। तो उसके कारण हम कम खाते हैं और कितने होते हैं 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है 1 ग्राम फैट से। ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है? फैट का एक कार्य तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो फैट का एक कार्य तो क्या होगा? शरीर को ऊर्जा देना, बॉडी को एनर्जी देनी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हम सर्दी में रहेंगे तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना रहेगा, अंदर का टेम्परेचर, और गर्मी में होंगे तो भी हमारे टेम्परेचर इतना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये क्या होगा? मतलब 36 पॉइंट समथिंग होता है, 36.9 किलो होता है, लगभग 37 माना जाता है। ठीक है। तो ये वसा क्या था? हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर था उनको फिक्स रखती है, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। दो कार्य हो गए इसके। अब बात करते हैं इसके स्रोत किससे मिलते हैं। घी होता है, हमारी माएँ हमें घी आती है भर भर की, तो घी हो गया एक तो, क्या मेरा बेटा मोटा ताजा हो। उसके अलावा दूध होते हैं, हमें दूध पिलाया जाता है जिससे कि हमें थोड़ा शरीर मोटा ताजा हो, ये वसा के कारण होता है मोटा। ठीक है। मक्खन, मांस और तेलीय पदार्थ और वनस्पति तेल। वनस्पति तेल। ठीक है। क्या क्या बताया? घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, तेलीय पदार्थ हो गए, वनस्पति तेल हो गया। अब वसा भी दो प्रकार की होती है। एक तो वसा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतृप्त यानी सैचुरेटेड, एक होती है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वसा की क्या खासियत होती है? जब कार्बन को, इसमें क्या होता है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक होता है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, यानी दो कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, वो होती है संतृप्त वसा। ठीक है। असंतृप्त कौन सी होती है? पहले आपको संतृप्त के बारे में बता देता हूं। इसमें क्या होता है? दो कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन हमेशा एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इन्हें पचाना मुश्किल होता है, मतलब इनका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब करना, हमारे बॉडी द्वारा मतलब इसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। हमारे जंतु द्वारा हमें जो भी फैट मिलती है, जंतु द्वारा हमें जो भी फैट मिलती है, जैसे घी, ठीक है, डालडा वगैरह हो गया, जंतु चर्बी हो गई, मांस, मीट वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है? इन्हें पचाना मुश्किल होता है। और क्या होता है? ये कम टेम्परेचर पे जम जाते हैं। जैसे कि हमने घरों में देखा है कि घी को हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो जम जाता है। तो असंतृप्त वसा की क्या खासियत होगी कि इसमें कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्हें पचाना मुश्किल होता है। घी पचना मुश्किल होता है। घी हो गया कुछ भी, ये असंतृप्त वसा इन्हें पचाना मुश्किल होता है। दूसरी तीसरी बात करते हैं, ये जंतु फैट से हमें मिलती है, मतलब जो भी जंतु द्वारा घी होता है, तो जंतु से हमें दूध मिलता है, दूध से हम दही जमाते हैं, दही से हमें घी निकालते हैं। ठीक है। तो जंतु फैट से हमें मिलती है। ठीक है। ये कम टेम्परेचर पे
जम जाता है, मतलब जो जैसे टेम्परेचर कम होगा फ्रीज में हम रख देते हैं तो ये जम जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, तो इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं। संतृप्त वसा में मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसी प्रकार असंतृप्त वसा में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं या फिर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, ठीक है। इसके अलावा संतृप्त वसा पचाने में मुश्किल, तो असंतृप्त वसा पचाने में इजी होती है, ठीक है। ये वनस्पति फैट से मिलती है, वनस्पति फैट यानी वनस्पति में जो वनस्पतियां हैं जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह हैं इनसे हमें ये मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये जमते नहीं, मतलब इनको आप फ्रीज में रख दो ये जमते नहीं। आप सरसों का तेल फ्रीज में रख के देख लो, नहीं जमेगा, तो ये क्या है, जमते नहीं है, ठीक है। वनस्पति तेल, अब इसमें एक अपवाद आता है नारियल का तेल। तो आप बोलोगे सर नारियल का तेल तो वैसे ही सर्दियों में जम जाता है, तो ये संतृप्त है या असंतृप्त है, क्योंकि आपने कहा था वनस्पति से जो या फिर पादप इकाइयों से जो प्राप्त होता है वो सब क्या होती है, असंतृप्त वसा। तो जो नारियल का तेल है वो तो पादप इकाई द्वारा में या फिर प्रकृति द्वारा में प्राप्त है, तो वो क्या होगा, असंतृप्त होगा। ये एक अपवाद है, क्या है, नारियल का तेल, ठीक, नारियल का तेल। उसी प्रकार एक इसमें भी बात होता है, मैंने आपको बताया था जो जंतु उत्पादन, लेकिन उसमें क्या होता है, मछली का तेल होता है, मछली का तेल जिसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। मछली का तेल, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो हमारे जो छोटे एग्जाम जो हमें 11th-12th में देता हमसे बहुत बार पूछा जाता था कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी निकालने के किस प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी निकालना, ठीक है। जब वनस्पति तेल का हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी उसमें से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, किसी बर्तन में मैंने वनस्पति तेल ले लिया, उसमें मैंने हाइड्रोजन निकाला, वो भी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजन करने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है, ठीक है। यानी बढ़िया से घटिया चीज हमें मिलती है, ठीक है, बढ़िया से घटिया चीज मिलती है, ठीक है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण करना पड़ता है, वो भी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकल, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, साइंस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो होती है निकल की, और उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ फैट, ऐसी एक फैट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है, वो होती है कुसुम का तेल। कुसुम एक होता है, प्लांट होता है, उसका तेल हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो भी एक फैट हो गया, तेल है, लिक्विड है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि इसमें अच्छा होने क्या है कि इसमें ओमेगा 3 मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा ओमेगा 3 किसी में नहीं होता, ओमेगा 3 मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओमेगा 3 करता क्या है, और हमारे जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक, उसका रीजन क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाना। हमारे जो नर्व्स होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ये क्या ओमेगा 3 क्या करता है कि ये ब्लड को जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देता, कम रखता है उसका स्तर। तो आपने देखा नहीं होगा कि जैसे हम बाजार से ऑयल वगैरह रिफाइंड वगैरह लेते हैं तो उसमें लिखा होता है बकायदा ओमेगा 3, मतलब ये ओमेगा 3 युक्त है या नहीं है। तो जिस चीज में ओमेगा 3 जितना ज्यादा हो हमारे लिए उतना फायदेमंद हो, यानी कुसुम का तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं वसा। वसा लिक्विड में, वसा पानी में घुलनशील नहीं है, यानी आप वसा को पानी में डाल दो और उसको घुमाओ, ये नहीं गलेगी। तो वसा क्या है, वसा अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म में घुल जाती है, यानी अल्कोहल या फिर क्लोरोफॉर्म, वसा की बात करते हैं। तेल को आप पानी में मिलाओ, नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको क्लोरोफॉर्म या फिर अल्कोहल में मिला दो, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो जो हमारी बॉडी है, हमारा फैट निकलाता है, कहीं हमें फैटी हो तो हम मोटे हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक ऊतक होता है, एडिपोज ऊतक। कौन सा ऊतक होता है, एडिपोज ऊतक। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसको जमाता है, फैट का जमाव कराता है, मतलब फैट को जमा देता है, जिससे हमें जो ऑर्गन वगैरह है ना, ये थोड़े से हमें हैवी दिखने लगते हैं, जिससे हम मोटे फील होते हैं।
ठीक है, और हमारा वजन बढ़ने लगता है। ठीक है, हमारी बॉडी में वसा का जमाव एडिपोज तक करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जब हमारी बॉडी द्वारा वसा का पाचन किया जाता है तो जब पूर्ण पाचन होता है तो उसके बाद हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो फैटी अम्ल, मतलब जो वसा है उसको पचाने के बाद एक तो हमें फैटी अम्ल मिलते हैं, फैटी अम्ल मिलता है, दूसरी मिलता है ग्लिसरॉल, यानी ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के बाद हमें ये दो उत्पाद मिलते हैं। जब वसा का पाचन होता है तो ये हमें ये दो उत्पाद मिलते हैं, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने कहा वसा का पाचन, तो पाचन करता कौन है? पाचन, ये भी बात है। तो पाचन करने में क्या होता है, अग्नाशय रस द्वारा, अग्नाशय जो हमारे पेट का, जो हमारे बॉडी का अग्नाशय है उसके द्वारा अग्नाशय रस छोड़ा जाता है, अग्नाशय रस छोड़ा जाता है। उसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। इसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज, तथा जो यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस जो कि स्टोर कहां पे होता है? पित्राशय, पित्राशय, जो कि पित्राशय में स्टोर होता है। और जब ये मतलब यकृत होता है वो पित्त रस का निर्माण करता है, और वो क्या करता है, यकृत तो अपने पास स्टोर नहीं करता, इसको पित्राशय में स्टोर कर देता है। तो जब क्या होता है कि जब वसा हमारी बॉडी में जाती है तो एक तो अग्नाशय का लाइपेज एंजाइम तथा पित्त रस द्वारा स्रावित पित्राशय द्वारा स्रावित पित्त रस ये वसा के पाचन में सहायक होते हैं, मतलब ये वसा में मिक्स हो जाते हैं और उसको पचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम व पित्त रस द्वारा, सॉरी, पित्राशय द्वारा स्रावित पित्त रस वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो वसा जब ये सहायक है, लेकिन वसा कहां पर ऐसी जगह होगी जहां पे ये वसा एकदम पच जाए, तो छोटी आंत में वसा पूर्णतः पच जाती है। छोटी आंत में वसा क्या होता है? पूर्णतः पच जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो पचाने के लिए क्या होता है, जो वसा हमें तो नहीं दिखती लेकिन एक सॉलिड फॉर्म में जाती है, तो वो क्या होती है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तभी तो बचती है। तो वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइसीकरण। वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाइसीकरण कहलाता है, जो इसके लिए पित्त रस सहायक होता है, यानी पित्त रस वसा में मिक्स होने के बाद वसा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब अगर वसा ज्यादा हो जाए, हमारे शरीर में फैट ज्यादा हो जाए तो हमें डायबिटीज हो सकती है। अगर फैट ज्यादा है तो हृदय रोग हो सकता है और दमा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डायबिटीज, हृदय और दमा। ये हमारे एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फैट की अधिकता से होने वाले रोग। प्रोटीन की मैंने आपको एक दो रोग बताए थे, उसी तरह फैट से होने वाले रोग है डायबिटीज, हृदय रोग और दमा। डायबिटीज, हृदय रोग और दमा। ठीक है, तो इसके अलावा बात करते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा जब हम मिठाई वगैरह खाते हैं तो कुछ मिठाइयां डालडा की आ जाती हैं, तो वो क्या हमारे गले में ऐसे चिपचिपे होने लगता है। तो कभी आपने सुना है क्या कि रोटी खाते हुए इंसान की मृत्यु हो गई? तो वो होती है फैट के कारण, क्योंकि वो वसा जब हमारे जो बॉडी के अंदर जाती है तो वहां पे जम जाती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देती, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों वसा यहीं पे कंप्लीट होती है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।